अगले 30-35 दिनों के लिए अगर आपने नीट 2023 एग्जाम क्रैक करना है तो एक चीज है, जैसे कहते हैं ना, उस तलवार को धार देना, अब वही टाइम आ गया है। एनसीईआरटी ऑफ बायो को ऐसे पढ़िए कि आप असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस जो 2022 में स्पेसिफिकली आए थे उनको सॉल्व कर पाओ। जब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और बायो की, 65 to 70% ऑफ द टाइम आपने थियोरी पर देना है। जेई जैसा फिजिक्स नहीं होता है। एनालिसिस के 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। नंबर 1, सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है? छोटे शहर में हूं, कोई सपोर्ट नहीं है, क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगी? मैम, मेरे घर में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत टफ है, क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगी? मैम, मेरे 10th के मार्क्स कम आए हैं पर मैं सच में 11th-12th में मेहनत करके एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगी? मेरे से एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते, एग्जाम हॉल में बहुत स्ट्रेस हो जाता है, फिजिक्स क्या करूं, बायो और केमिस्ट्री तो बहुत बढ़िया चल रही है, मुझे सच में एम्स दिल्ली से ही पढ़ना है, क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगी? मैम, मैंने रिपीट किया था, 1 साल बहुत पढ़ाई की है पर लास्ट में बहुत स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगी? हाँ हाँ हाँ, आप सब डॉक्टर बन पाओगे इस टॉक के साथ, जोश टॉक्स के साथ। अब आपकी नीट में रैंक पक्की, और वो कैसे पक्की होगी मैं बताऊंगी इस टॉक शो में। हर एक वो चीज जो आपको चाहिए टू मेक श्योर कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में इसी साल पहुंचो। मेरा नाम है डॉक्टर वानी। पिछले 15 सालों से मैं नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ा रही हूं, हजारों लाखों बच्चों को पढ़ा चुकी हूं, उनका हाथ थामकर उनको मेडिकल कॉलेज तक छोड़ चुकी हूं। मेरी जर्नी जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ यू एक छोटे से शहर में शुरू हुई। इनफैक्ट मैंने अपनी पूरी पढ़ाई कभी भी किसी बड़े शहर और बड़ी बहुत बड़ी सिटी में नहीं की, इसीलिए इस देश के बच्चों का पेन पॉइंट में समझ सकती थी। इस टॉक में मैं आपको एक आइडियल रूटीन, एक विनिंग फॉर्मूला और आपके मन में जो भी छोटे बड़े डाउट्स आ रहे हैं वो सारे खत्म करके आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी दूंगी जिससे अगले ही कुछ दिनों में आपका नीट 2023 क्रैक हो जाएगा। तो बच्चों, मैं आपको एक विनिंग फॉर्मूला देती हूं और एक ऐसा विनिंग फॉर्मूला आप देखते जाना, अगले 35-40 डेज में आप अपना स्कोर +200 to 250 कर पाओगे। मैं आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे हमारी एमबीबीएस में सीट ना आना शायद एग्जाम की गलती नहीं है, शायद किसी और चीज की गलती नहीं है, वो गलती है हमारे खुद के सिस्टम की। क्योंकि हम सोचते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, हम सोचते हैं कि घर बैठकर शायद हम उतनी पढ़ाई नहीं कर रहे जितना कोई बच्चा बाहर जाकर कर रहा है, हम सोचते हैं कि शायद हमने मेहनत नहीं की, हम सोचते हैं कि हमारी तैयारी कहीं फ्लॉड है। बच्चों, अगर एक टर्माइट होता है ना, जो दीमक होती है, जो एक फर्नीचर को अंदर से खा जाती है और उसको खोखला बना देती है, वो चीज होती है सेल्फ डाउट, एंजाइटी, स्ट्रेस। वो सारी चीजें हम फील करते हैं कि हमें नहीं आता। आप ये भूल गए हो कि आपने बचपन से सपना देखा है इस एग्जाम को क्रैक करने का। शायद पिछले 2.5-3 सालों में, मैं ये नहीं कहती आपने रात दिन एक किया है, पर मेहनत तो की है। रोज सुबह उठे तो हो, सोचा तो है, थोड़ी बहुत मेहनत तो की है। बस जैसे कहते हैं ना, उस तलवार को धार देना, अब वही टाइम आ गया है जो थोड़े समय में अगर हम बहुत ज्यादा मेहनत कर लेंगे तो शायद नहीं, जरूर इस साल हमें भी रैंक मिलेगी। एक छोटा सा पॉइंट मैं और टच करना चाहती हूं। ये जो सेल्फ डाउट होता है ना, ये जो हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमें अंदर से इतना वीक कर देता है, हम एक तरह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डाउट, टेंशन से इतना घिर जाते हैं दैट इट डज टेक अ टोल ऑन आवर मेंटल हेल्थ। मतलब हमारा कॉन्फिडेंस चकनाचूर होता है और हम जानते हुए कि इस समय पर सही चीज क्या है वो कर नहीं पाते। अब आपको मुझे देने हैं 10 मिनट और अगले 10 मिनट में ये जो सारे आपके डाउट्स हैं इनको एक एक करके मैं दूर करूंगी। इससे पहले कि मैं आपको वो विनिंग फॉर्मूला दूं, मैं आपको बताना चाहती हूं बच्चों, दैट हमें लगता है 720 मार्क्स का ये एग्जाम है, 700 नहीं आए तो कुछ नहीं होगा। मैं पिछले 15 सालों से पढ़ा रही हूं। स्टैटिस्टिकली आपको एक बात बताऊं बेटा, हर एक स्टेट में टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं,
यस, एम्स दिल्ली, एएफएमसी, इनका नाम ज्यादा है, फैसिलिटी ज्यादा है, पर जो स्टेट के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो भी कम नहीं है। हजारों लाखों बच्चे पढ़ते हैं इन कॉलेजेस के लिए, इन कॉलेजेस में जाते हैं और एकदम बढ़िया डॉक्टर्स बन के निकलते हैं। एंड समटाइम्स दीज कॉलेजेस आर अवेलेबल एट अ स्कोर ऑफ 540, 550। अगर आप 300, 350 पे हो, आप ये मत सोचो मुझे 200, 250 नंबर बढ़ाकर एकदम 710, 720 तक पहुंचना। आप ये सोचो कि मैं 50, 60, 100 नंबर बढ़ा के 400 पे आऊं, 400 से 100 नंबर बढ़ा के 500 पे आऊं, मैं अपने चांसेस ऑफ गेटिंग अ सीट को ज्यादा करूं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले अब मैं आपको बताती हूं क्या है हमारा विनिंग फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अगले 30-35 दिनों के लिए, अगर आपने नीट 2023 एग्जाम क्रैक करना है तो एक चीज है डी, दैट इज फॉर डिसिप्लिन। दूसरी चीज है सी, दैट इज फॉर कंसिस्टेंसी। और तीसरी चीज है पी, दैट इज फॉर प्लानिंग। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और प्लानिंग। पहले बात करते हैं डिसिप्लिन की, फिर बात करेंगे कंसिस्टेंसी की, और तीसरी बात करेंगे प्लानिंग की। रुको, मुझे पता है तुम्हारे मन में ये भी डाउट्स आ रहे हैं, मैम तीनों सब्जेक्ट्स कैसे मैनेज करें, मैम अगर नया पढ़ रहे हैं तो पुराना भूल रहे हैं वो कैसे मैनेज करें, मैम ये कैसे मैनेज करें। आई हैव इट ऑल कवर्ड, मैं हर एक चीज की बात करने वाली हूं। पर पहले बात करते हैं डिसिप्लिन की। अब लास्ट के 35-40 डेज में फॉर नीट 2023 आपने कुछ चेंज नहीं करना है। आपको यह पता है कि एग्जाम आपका 2 बजे शुरू होगा, 5:20 पे खत्म होगा। इस टाइम पे डेफिनेटली आपको सबसे एक्टिव रहना है, तो हर ऑल्टरनेट डे पर आपको इस टाइम पे टेस्ट देना है और इस टाइम पे सोना नहीं है। लास्ट के 40 डेज में हम एम करेंगे 14 आवर्स तक पढ़ने के। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, मुश्किल है, शायद रिदम में आने के लिए हमें हफ्ता 10 दिन लग जाए, बट इट इज पॉसिबल। तो अब मैं बताती हूं अपने टॉपर्स की एक आइडियल रूटीन। आप 2 टाइप के स्टूडेंट हो सकता है आप एक अर्ली बर्ड हो, दैट मीन्स आप सुबह 3, 3:30, 4 बजे उठते हो सकता है आप एक नाइट आउल हो, दैट मीन्स आप रात को 2, 3, 4 बजे तक पढ़ते हो। आपको अब चाहे जो मर्जी कोई कहे, एग्जाम दोपहर को है, सुबह उठना चाहिए, लेट को नहीं पढ़ना चाहिए, जो मर्जी कोई कहे, अब आपने अपनी रूटीन को बिल्कुल चेंज नहीं करना है। मेरे हिसाब से आपकी आइडियल रूटीन में सिर्फ 2 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1 इज योर स्लीप। ध्यान से सुनो और बोलोगे वानी मैम क्या बातें कर रही है जोश टॉक्स पे आके, बट सुनो, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स अभी भी आपको सोना है। यू हैव टू स्लीप। स्लीप करती है हमारे लिए 3 फायदे। नंबर 1, हमने दिन भर में जो पढ़ा होता है उस चीज को मेमोराइज करने में, न्यूरॉनल कनेक्शंस बनाने में स्लीप इंपॉर्टेंट होती है। स्लीप एंजाइटी को कम करती है, स्ट्रेस को कम करती है। तो जब आपके सामने पेपर आएगा और जो स्पाइक होगा एक एंजाइटी और स्ट्रेस में, अगर आप वेल स्लेप्ट हो, आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड और रिएक्ट कर पाएगी। और नंबर 3, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं हमारे रिस्पॉन्सेस जो हैं वो गड़बड़ा जाते हैं, वो गड़बड़ हो जाते हैं। आपके रिस्पॉन्सेस बिल्कुल ठीक हो, आप अलर्ट हो, चीजों को ग्रैस्प कर पाओ, ये काम भी नींद करती है। तो एक आइडियल रूटीन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप 8 घंटे सो। प्लीज डू दैट विदाउट फेल फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। थैंक यू का कमेंट बाद में आके डाल देना। आई प्रॉमिस यू आपकी जिंदगी बदल देगी ये चीज। अब आपके पास जो बाकी टाइम है उसमें योर बेसिक नेसेसिटीज should be just about 15-20 minutes to 45 minutes, and the rest of the time you should be studying with small breaks. Study for 1.5 hour, 15 मिनट का break. Study for 2 hours, 20 minutes का break. अगर आप थोड़ा सा पावर नैप के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हो, कभी पहले किया है तो वो कर लीजिए, बट योर मैक्सिमम टाइम शुड ओनली बी टुवर्ड्स स्टडिंग। स्टडी कैसे करनी है मैं उस पर आ रही हूं, क्या पढ़ना है, कैसे करना है। बट आइडियल रूटीन अभी तक मैंने 2 पॉइंट्स कवर किए हैं। नंबर 1, नाइट आउल हो या अर्ली बर्ड हो वही फॉलो करो। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट, स्लीप फॉर 8 आवर्स। नाउ लेट अस कम टू हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों के मन में आता है, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम एजुकेटर्स आपको बोलेंगे, तो ध्यान से सुनो। सबसे बड़ी गलती और सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों के मन में आता है लास्ट 30 डेज में, वो बच्चे थ्योरी छोड़ देते हैं। जो 2 साल की मेहनत होती है, जो 2 साल उन्होंने नोट्स बनाए होते हैं, वो बच्चे उसको छोड़ देते हैं और वो बच्चे इस टाइम पे सिर्फ सैंपल पेपर्स और एमसीक्यूज करना शुरू कर देते हैं।
मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो गलत है, पर मेरी बात अब ध्यान से सुनो। देखिए बच्चों, अगर मैं आपको इसका डेप्थ में सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस दूं तो बायोलॉजी का जो ट्रेंड चेंज हुआ है 2020, 2021 एंड 2022, तीनों साल मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो आए हैं वो बायो की एकलौती थ्योरी बुक दैट इज एनसीईआरटी से आए हैं। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप एंड तक थ्योरी पढ़ सको। अगर मैं आपको एक विनिंग फॉर्मूला दूं तो वो ये होगा दैट यू हैव टू बैलेंस आउट थ्योरी एंड एमसीक्यू। कैसे? पहले मैं आपको तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में बता देती हूं इन द नेक्स्ट 1 मिनट एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट। फिजिक्स में आपने एमसीक्यूज के लिए सारे एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स और बैक एक्सरसाइजेस करनी है, उसके अलावा 7 to 8 इयर्स के पीवाईक्यूज। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में आपने सारे के सारे पीवाईक्यूज करने हैं और एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस करनी है। जब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और बायो की, 65 to 70% ऑफ द टाइम आपने थियोरी पर देना है। सो आपको मैंने सब्जेक्ट वाइज बताया आपने कैसे मैनेज करना है। 70% टाइम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायो में आपको थियोरी को देना है। इससे जो एनसीईआरटी के लाइन क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे आप उनको बहुत जल्दी और करेक्टली सॉल्व कर पाओगे। डू नॉट डू दिस ब्लंडर कि मैं सिर्फ एमसीक्यूज कर रही हूं और पीवाईक्यूज कर रही हूं। थियोरी को बैलेंस करते आओ। चलो, अगर आपके पास टाइम अप्रैल में है, अगर आप पढ़ते इस तरह से हो कि साथ में थ्योरी के नोट्स स्क्रिबल कर सकते हो, तो जिन चीजों की आपको थ्योरी पढ़नी है प्लीज इंश्योर, प्लीज मेक श्योर कि आप बहुत छोटे नोट्स बना लीजिए, क्योंकि 20 अप्रैल के बाद 7 मई तक आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, स्ट्रेस इतना हाई होगा, आपके पास सच में टाइम नहीं होगा कि आप पूरी पूरी बुक की थ्योरी पढ़ो। सो प्लीज इंश्योर कि आप बहुत छोटी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जो आप भूल रहे हैं, उनको स्क्रिबल करके लिख लीजिए। एंड थ्योरी के अलावा अब जब हम एमसीक्यूज पे आते हैं, एमसीक्यूज में एटलीस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस और एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स बिल्कुल मत भूलिए। एमसीक्यूज में पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी ऑफ बायो को ऐसे पढ़िए कि आप असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस जो 2022 में स्पेसिफिकली आए थे उनको सॉल्व कर पाओ। देयरफॉर थियोरी एंड एमसीक्यू बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं नंबर 2 बैलेंसिंग एक्ट पे। हमारी नंबर 2 बैलेंसिंग एक्ट, बेटा मैं बता रही हूं, अगर आपने सिर्फ इस एक चीज, इस एक टॉक जिसपे मैं अभी इस पूरी टॉक से एक चीज ठान ली, गांठ बांध ली और कर लिया, आपका रैंक आ जाएगा। बच्चों, हम सबको पता है कि बायो के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, तो बायो बहुत अच्छी लगती है। आप अभी भी एक ब्लंडर कर रहे हो, और वो ब्लंडर क्या है, और कमेंट सेक्शन पे यस मैम जरूर लिखकर बताना कि मैंने आपको सही प्रेडिक्ट किया या नहीं। वो ब्लंडर ये है कि अभी भी 80% टाइम आप बायो का पढ़ रहे हो। जो मॉर्निंग टाइम होता है, जब आप फ्रेश होते हो, जब आपके एनालिटिकल स्किल्स हाई होते हैं, आई अर्ज यू, मैं आपको फोर्स करती हूं, अगर आपने इस टॉक से एक टेक अवे मैसेज लेना है, तीनों सब्जेक्ट्स को लास्ट के 40 डेज में इक्वल इंपॉर्टेंस दो। एक और कहानी सुनाती हूं। अगर आपकी बायो बहुत कमाल की है, सुपर अमेजिंग है, मतलब बहुत ही माशाल्लाह बायो है, आप तो भी 360 में से 345, 350, 355 स्कोर कर लोगे। ठीक है, टॉपर के 359, 360 आ जाएंगे, आपके 350, मतलब टोटल स्कोर सिर्फ 8-9 नंबर का ही डिफर किया। पर अगर आपकी जो फिजिक्स अभी हो सकता है कमजोर है, आपने उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो जिसकी फिजिक्स वीक है उसके आते 40-50 नंबर, शायद कई बार 30-40 नंबर। और अगर आपने फिजिक्स को इंप्रूव कर लिया, अपनी मुट्ठी में ले लिया, और फिजिक्स में अगर आपने, जो मैं आपको एक विनिंग फॉर्मूला भी दोबारा बताने वाली हूं, फिजिक्स को इंप्रूव कर लिया, तो आपका स्कोर 100-110 तक जा सकता है। मतलब थोड़ी सी मूवमेंट, थोड़ा सा अगर आपने फिजिक्स को इंप्रूव करना शुरू किया, तो आपका जो डिफ्लेक्शन है, जो डेल्टा है, जो मूवमेंट है, वो 60-70 मार्क्स की हो सकती है, विच कैन मेक और ब्रेक योर करियर। जिसमें आपको एक गवर्नमेंट फ्री सीट जिसकी फीस है 3,000 रुपए, एंड अ प्राइवेट कॉलेज जिसकी फीस है 25 लाख रुपए अ ईयर, इतना डिफरेंस है। सो प्लीज इंश्योर कि आप तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दो। अगर आप सच में मेरी मानो तो शायद आपको एक फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए जिसमें आप अराउंड
55-60% ऑफ द टाइम अपना फिजिक्स को दो। फिजिक्स में अगर इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जेई बच्चों, जेई जैसा फिजिक्स नहीं होता है। अगर आपने एनसीईआरटी को फॉलो किया है, एनसीईआरटी के ग्राफ्स, एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स, आप देखो आपकी फिजिक्स कैसे इंप्रूव होगी। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका स्कोर 350 पे स्टक है, मैं आपको चैलेंज करती हूं, जो मैं आपको बता रही हूं आप करके देखो। आप 1 वीक 10 डेज करिए और उसके बाद दीजिए और मॉक टेस्ट, और फिर मुझे बताना कि आपका स्कोर कितना इंप्रूव हुआ। सो प्लीज इंश्योर कि आपकी फिजिक्स अच्छी हो, आप तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस्ड आउट वे में पढ़ रहे हो। एटलीस्ट आपकी बायोलॉजी एंड योर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुड बी A level, देन फॉलोड बाय योर फिजिक्स एंड योर फिजिकल केमिस्ट्री। नंबर 3, होता क्या है ना कि जब हम पढ़ते हैं, हम जील में होते हैं, हम टेस्ट दे रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लास्ट के फ्यू डेज हमने अपना टाइम टेबल बनाया है, तो हम रिवाइज करना भूल जाते हैं। यस, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि अगर मैंने ये बात भी आपको जो बोली है वो सही है या नहीं। कि यार एग्जाम में जब हम बैठे हैं, मुझे पता है मैंने क्वेश्चन किया है और मैं सोच रही हूँ यार ये क्वेश्चन तो हमने किया है, ओ माय गॉड, एंड एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है, ये तो किया, पर मैं कंफ्यूज हूँ, ए है कि बी है, ऑप्शन सी है कि डी है, मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, बिकॉज आई एम अनएबल टू रिवाइज। जो न्यू है और जो ओल्ड है उसके बीच में आई एम अनएबल टू एस्टैब्लिश अ बैलेंस। और जब ऐसा कुछ होता है कि आई एम अनएबल टू एस्टैब्लिश अ बैलेंस बिटवीन द न्यू एंड ओल्ड, आई एम अनएबल टू एस्टैब्लिश अ बैलेंस की जो मैं अभी पढ़ रही हूँ और जो मैंने पिछला पढ़ा है उसको रिवाइज करना मैंने नहीं शुरू किया है, एग्जाम में कंफ्यूजन होना लाजमी है, होगा, आप भूल जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो जाओगे। सो बच्चों, इसका तोड़ है, इसको कैसे अवॉइड करें, इसके लिए क्या करें, आपको 2 चीजें करनी है। नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिन के एंड में आपने 14 घंटे का टाइम टेबल बनाना है, आपके 12-13 घंटे की पढ़ाई पक्का हो पाएगी। राइट, आई टोल्ड यू, सिर्फ 7-8 घंटे सोना है, बाकी टाइम अब सिर्फ अपने को झोंक दो प्रिपरेशन में। आपने रोज बिफोर द डे एंड्स 1.5 to 2 hours, भले आपके एक दिन का टारगेट 90% पूरा हो, भले ही आपके पीसीबी का सिलेबस 92, 91, 85% पूरा हो, बट रिवाइज करो। 100% सिलेबस कर लिया और रिवाइज नहीं किया इज इक्वल टू 70% या 60% किया, बट 80% पेपर हमने थ्योरी कर ली, हमने सिलेबस कर लिया और रिवाइज कर लिया इज इक्वल टू 90% कर लिया, बिकॉज एग्जाम में रिपीटिशन जितनी बार अभी करोगे वो चीजें याद रहेंगी। सो दिन के एंड में आपने 1.5 to 2 hours सिर्फ रिवाइज करना है। टॉक को अगर आप दोबारा सुनोगे तो मैंने बीच में बोला था कि आप जो भी अभी पढ़ रहे हो उसको एक छोटी कॉपी में साइड स्क्रिबल कर लो, भले ही वो स्क्रिबल पैड पढ़ लो, याद रहेगा, बट रिवाइज करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जाते जाते बताना चाहती हूं बच्चों, प्लीज इंश्योर करो कि सैटरडेज आपके हफ्ते में सिर्फ रिविजन के लिए हो। अगर मैं जो आइडियल रूटीन बोल रही थी उस पर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूं, मंडे टू फ्राइडे इज फॉर स्टडिंग, सैटरडे इज फॉर रिविजन। जो भी मंडे टू फ्राइडे में मैंने पढ़ा है, न्यू में मंडे टू फ्राइडे पढ़ूंगी, जो ओल्ड है उसको रिवाइज में सैटरडे को करूंगी। एंड अभी टाइम ही कितना बचा है, यू हार्डली हैव टाइम। 2023 का नीट का एग्जाम 7 मई को है, हर संडे मैंने टेस्ट देना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम फुल सिलेबस या पार्शियल सिलेबस? बच्चों, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। सिलेबस तो मतलब ऐसी चीज है कि कभी खत्म होगा ही नहीं। आपको लग रहा होगा क्या मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। एंड तक 6 मई तक एग्जाम में सिलेबस आपका खत्म नहीं होगा, तो इसका मतलब कि आप टेस्ट ही नहीं दोगे। अगर आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल, जो रिवीजन की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वो टेक्निक क्या कहती है कि जब आपके सामने कोई चीज आ गई, आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हो, आपने किताब बंद किया, आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हो। कभी भी आपकी रिवीजन भी फुल प्रूफ नहीं होगी, बिकॉज आप सब चीजें सब टाइम रिवाइज नहीं कर पाओगे। इस टाइम पे आपको क्या करना है, इस टाइम पे बच्चों आपको इंश्योर करना है कि आप टेस्ट दो, ताकि कभी कोई चीज 6 महीने पहले पढ़ी, कभी कोई चीज 2 महीने पहले पढ़ी, कभी कोई चीज 1 महीने या 10 दिन या आज सुबह ही पढ़ी है, वो आपके सामने आ जाए, आपको याद हो जाए। टेस्ट के लिए 1 मिनट में एक ट्रिक देती हूँ। जैसे ही आपने एक टेस्ट दिया, आपका स्कोर जो मर्जी हुआ, डोंट वरी बच्चों, मैंने देखा है ऐसे स्टूडेंट्स
ध्यान से सुनो मेरी बात, ऐसे स्टूडेंट्स आपने भी सुना होगा जिन्होंने कभी किसी मॉक टेस्ट में 400 से ज्यादा स्कोर नहीं किया है, वो बच्चे फाइनल एग्जाम में 650, 670, 680 लेकर आ रहे हैं। सो डोंट वरी बच्चों, डोंट थिंक फेलियर इज नॉट फाइनल। ये मत सोचो कि यार आज मेरे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आया तो मैं तो मॉक टेस्ट में नंबर आएंगे ही नहीं। ऐसे बच्चे जिन्होंने 450 पार नहीं किया है फाइनल एग्जाम में 650 लेकर आते हैं, बिकॉज देयर इज अ पैटर्न, बिकॉज दे डू थिंग्स व्हिच आई एम टेलिंग, बिकॉज देयर इज अ मेथड टू डू थिंग्स। तो संडे आपको मॉक टेस्ट पेपर देना है, यू हैव टू इंश्योर कि आप मॉक टेस्ट पेपर संडे को दो एंड देन एनालाइज इट। एनालिसिस के 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। नंबर 1, सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है, पीसीबी में सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है। तो जो अगला हफ्ता आ रहा है उस वीक सब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा टाइम दो। हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज एनालिसिस करो। टॉपिक वाइज एनालिसिस को 2 हिस्सों में करो। एक ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा क्वेश्चन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो आपको आता नहीं था, समझ ही नहीं आया, मतलब ये टॉपिक अभी आपका क्लियर नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ो, इसकी थ्योरी पढ़ो। और हो सकता है एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपने किया है, आपको आता है, पर वो आपसे गलत हो गया, उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करो। रिवाइज करने का बेस्ट तरीका, अगर नोट्स बने हैं तो जल्दी से नोट्स रिवाइज कर लो और उसके एटलीस्ट 5 to 6 इयर्स के PYQs कर लीजिए। सो प्लीज इंश्योर कि आप एनालाइज कर रहे हैं, एक एक चीज को एनालाइज। और तीसरी चीज मॉक टेस्ट एनालिसिस में, जैसे मैंने बोला था, आप एक तरह से अपने सारे मॉक टेस्ट का ब्यौरा लगा रहे हो। यार पिछली बार 350 आए थे, इस बार 370 आए, इंप्रूवमेंट। इट शुड नॉट डिप डाउन। और अगर डिप डाउन हो रहा है, डोंट बी सो हार्श ऑन योरसेल्फ, पता लगाओ क्या हो रहा है। 400 से 420 लेकर आइए, 420 से 440, 450 लेकर आइए, फाइंड आउट। और हर बार अगर आप एक मॉक टेस्ट में 5 या 6 वीक टॉपिक्स और 5 या 6 कंफ्यूजिंग टॉपिक्स अक्रॉस ऑल 3 सब्जेक्ट्स पता लगा सकते हो, उन पे काम करोगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ हर एक मॉक टेस्ट में आप 40 to 50 मार्क्स ज्यादा स्कोर करोगे। इवेंचुअली आपके एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो बच्चों, जितना मैंने अभी आपको बताया है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तीनों सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ना है, मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, DCP प्रिंसिपल, आइडियल रूटीन, कितने घंटे पढ़ना है, आई प्रॉमिस यू आप इनमें से कुछ पॉइंट्स ले लीजिए। अगर मैंने 20 पॉइंट भी बोले हैं, आप 10 पॉइंट को इंटरनलाइज करके अमल करना शुरू कर दो एंड आई प्रॉमिस यू आपको अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट नजर आएगा। यही नहीं, मैं एक और वीडियो भी लेकर आ रही हूं जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक तीनों सब्जेक्ट्स के टिप्स दूंगी। और अब आप अगले 30 दिन में अपना 110% देने के लिए तैयार हो। आई प्रॉमिस यू दैट देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। नॉट दैट आई नो, अगर मुझे पता हो तो मैं आपको दे देती कि बेटा इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, ये ले शॉर्टकट, मुझे ही नहीं पता। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। पर एक चीज है जो मेरी जिंदगी का गाइडिंग प्रिंसिपल है, जो मेरी जिंदगी की गाइडिंग लाइट है, वो ये है कि हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं होता। आप मेहनत करके तो देखो, एक बार सच्चे मन से अपना 500% देकर तो देखो, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत रंग लाएगी। जब टेंशन में हो ना, जब कुछ समझ में ना आए जिंदगी में, जब लगे यार सब कुछ, आज मैं गांधी जी का तलिस्मा नहीं, वानी मैम का तलिस्मा आपको देती हूँ, जब लगे कि यार जिंदगी में सब अभी तो बस ध्वस्त हो गया है, द्वंद है जिंदगी, बस कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, देन गो आउट और अपनी माँ का चेहरा देखो, गो आउट और अपने पापा का वो हार्ड वर्किंग चेहरा देखो, क्या नहीं किया उन्होंने तुम्हारे लिए। और तुम, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकती तुम्हारे अंदर कितना जोश और उत्साह भर जाएगा कि बस अब इन दोनों के लिए हमने रात दिन एक कर देना है। और कर तो देखो, एक बार सच्चे मन से, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन के साथ, कि मैं एक ऐसा डॉक्टर बनूंगा, एक ऐसा डॉक्टर बनूंगी जो दुनिया का सबसे काइंड डॉक्टर हो। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ यार, एक दिन हफ्ते में तुमने अपनी OPD फ्री रखनी है। अगर तुम्हें एक ऐसा पेशेंट मिले जो पैसे नहीं दे सकता, तुमने अपनी तरफ से दवाई लेकर देनी है। तुम एक बार इस इंटेंशन के साथ तो मेहनत करो बच्चों, मैं बता रही हूँ ये कायनात मिल जाएगी, हर एक वो कोशिश करेगी और तुम्हें डॉक्टर जरूर बनाएगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आई होप तुम्हारे भी हो गए हो। सो विद दैट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। बस अब करो हर मैदान फतेह। टेक केयर, बाय।